नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भौतिक विज्ञान लगातार चल रहा है और आज हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ऊष्मा, हीट। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए ऊष्मा की हम शुरुआत करते हैं। ऊष्मा में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से, उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए, ऊष्मा किसे कहते हैं? दो वस्तुओं के मध्य ताप में अंतर के कारण ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसी को ऊष्मा कहते हैं। अगर दो हम वस्तु ले रहे हैं, एक वस्तु का ताप कम है और एक वस्तु का ताप अधिक है, तो जिसका ताप अधिक होगा और जिसका ताप कम होगा, ऊष्मा के ऊर्जा का प्रवाह उधर से उधर होगा। तो इसी जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, इसी को हम लोग साधारण भाषा में ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। ठीक है, एक कैलोरी में 4.186 जूल होता है और 1 किलो कैलोरी में 4.18 गुणे 10 की घात 3 जूल होता है। तो ये जो दोनों फैक्ट हैं ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये डाटा पूछ लेता है। अब हम लोग देखेंगे कि ताप मापने के कौन कौन से पैमाने होते हैं। देखिए, ताप मापने के मुख्य रूप से 4 पैमाने होते हैं और उसमें हम देखेंगे, जल के संदर्भ में देखेंगे कि अगर सेल्सियस में जल का हिमांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है। हिमांक मतलब जिस पर जल जमता है यानी बर्फ का रूप धारण करता है, और क्वथनांक का मतलब जिस पर वो उबलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पैमाना है सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर जल का जो बर्फ जमने या हिमांक का जो मान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जब ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब जो जल है वो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है या जम जाता है। और उबलता कब है जल? सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। दूसरा पैमाना है फारेनहाइट पैमाना। फारेनहाइट पर जल का हिमांक 32 डिग्री फारेनहाइट होता है और क्वथनांक 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। र्यूमर पैमाने पर जल का हिमांक 0 डिग्री होता है और क्वथनांक 80 डिग्री र्यूमर होता है। और केल्विन की हम बात करें, केल्विन जो है ये ताप का एसआई मात्रक भी कहलाता है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ताप का एसआई मात्रक कौन है, तो ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। केल्विन पैमाने पर जल का जो हिमांक होता है यानी जमता है वो 273 होता है, 273 केल्विन, और जल का जो क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है। ठीक है, चलिए अब इन चारों पैमानों में क्या संबंध होता है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ये जो चारों पैमानों में संबंध होता है ये इस फार्मूला द्वारा दिखाई जाता है, जो कि है C-0/5 बराबर F-32/9 इज इक्वल टू R-0/4 इज इक्वल टू K-273/5। ठीक है, यही चारों पैमानों में संबंध है। हालांकि ये परीक्षा में बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला है परम शून्य ताप किसे कहते हैं? परम शून्य ताप वह ताप होता है जो कि न्यूनतम संभव ताप होता है। परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को, सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। अगला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है। प्रश्न ये काफी बार, खासकर यूपी पीसीएस की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान किस पैमाने पर बराबर होता है। तो आपको बताना है कि -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर -40 डिग्री केल्विन आ जाए, -40 डिग्री र्यूमर आ जाए तो वो गलत होगा, -40 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगला है पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी जो कि -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है उसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगर -39 डिग्री सेल्सियस से कम ताप ज्ञात करना है तो हमको अल्कोहल तापमापी का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे जल का असामान्य प्रसार। हम लोग जानते हैं कि जल में
असामान्य मतलब समान रूप से प्रसार नहीं होता है, उसमें असामान्य प्रसार का गुण पाया जाता है। परीक्षा में इंपॉर्टेंट है ये। गर्म, अगर हम किसी जल को गर्म करें तो वो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन में घटता है। यानी जल को जब हम लोग गर्म करेंगे तो पहले वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन में घटेगा यानी सिकुड़ेगा, और उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो आयतन में बढ़ने लगता है। इसी जो घटाव और बढ़ाव है, इसी को जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। और इसी असामान्य प्रसार के कारण ही जो मछलियां हैं वो बर्फ, अगर तालाब में बर्फ भी जम जाती है तो वो जीवित रहती है। क्यों? क्योंकि जो जल के नीचे का तापमान होता है वो गर्म रहता है और वहां पर पानी ही रहता है, जबकि ऊपर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, उसका कारण वही है। अगला है, और इसी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। प्रश्न ये भी अक्सर पूछा जाता है कि जल का अधिकतम घनत्व कब होता है, या किस डिग्री सेल्सियस पर होता है, या किस पैमाने पर होता है। तो आपका जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अब हम लोग देख लेते हैं मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन पैमाने पर क्या होता है। प्रश्न ये भी अक्सर पूछा जाता है। इस बार यूपी पीसीएस 2018 के शायद प्री में भी ये पूछा गया था। ठीक है, देखिए मनुष्य के जो शरीर का तापमान होता है वो सेल्सियस पैमाने पर 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट पर 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, और केल्विन पर 310 केल्विन होता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम लोग गुप्त उष्मा को देखते हैं। गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को गुप्त उष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है उसी को गुप्त उष्मा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल पर किलोग्राम होता है। बर्फ के लिए गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, और जल के लिए वाष्पन की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ये डाटा याद कर लीजिए, हालांकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस समय जो ट्रेंड चल रहा है कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस डाटा को आप लोग याद कर लेंगे। और अगला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुप्त उष्मा के कारण ही जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। आप लोग देखे होंगे कि अगर आप लोग जल की अपेक्षा भाप से जल जाएं तो वो आप लोगों को ज्यादा कष्टदायक होता है। क्यों? क्योंकि जो भाप होती है उसमें गुप्त उष्मा रहती है। ठीक है, अब हम लोग वाष्पीकरण, इवापोरेशन को देखते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण क्या है? पदार्थ की द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में होने वाला परिवर्तन। यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है और वो दो द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से पदार्थों का तापमान घटता है। वाष्पीकरण से पदार्थों का तापमान घटता है। द्रव का ताप बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। यदि द्रव का ताप बढ़ा दिया जाए, जैसे अगर किसी पानी को हम लोग उबाले लगातार, तो वो पानी क्या होता है? भाप बनकर धीरे धीरे उड़ता रहता है। तो वही है, अगर द्रव का ताप हम बढ़ा दें तो वाष्पीकरण की दर यानी वाष्प बनने की दर, भाप बनने की दर बढ़ती रहती है। ठीक है, इसका जो उदाहरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाष्पीकरण के उदाहरण के कारण ही या वाष्पीकरण के कारण ही सुराही में जो रखा पानी है वो ठंडा हो जाता है और पसीना निकलने के बाद ठंडक का एहसास होता है। तो ये दो मुख्य और अति महत्वपूर्ण उदाहरण वाष्पीकरण के हैं। अब हम लोग गलनांक को देखते हैं। गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। निश्चित ताप पर यदि कोई ठोस द्रव में बदलता है तो इसी को गलनांक कहते हैं। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घटता है। ध्यान रखिएगा, अशुद्धि मिलाने पर गलनांक हमेशा घटता है। क्वथनांक को हम लोग देख लेते हैं। क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। निश्चित ताप पर द्रव का गैस में बदलना। ठीक है, निश्चित ताप में द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? क्वथनांक। यानी ठोस से द्रव में गलनांक और द्रव से गैस में क्वथनांक। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मैंने आपको बताया। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, इसीलिए दाल में नमक मिलाने पर दाल जल्दी पकती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक घटता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पकती है। तो ये दोनों उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वथनांक से ही संबंधित है, बॉइलिंग पॉइंट से ही संबंधित है। किरचॉफ का नियम हम लोग देख लेते हैं। इसके भी जो उदाहरण है परीक्षा में आते हैं। किरचॉफ का नियम कहता है कि जो अच्छा अवशोषक होता है वही अच्छा उत्सर्जक होता है। ठीक है, इसका जो उदाहरण है वो है चाय की प्याली की सतह का चमकदार और सफेद बनाया जाना, और दूसरा है छाता का ऊपर से काला और नीचे
सफेद बनाया जाना। यानी छाता का ऊपर से काला, हम लोग जानते हैं कि काला रंग जो होता है वो सबसे अच्छा अवशोषक होता है और सबसे अच्छा उत्सर्जक भी होता है। कौन सा? सफेद रंग। ठीक है, तो इसीलिए छाता को ऊपर से काला बनाया जाता है और नीचे से सफेद बनाया जाता है। ठीक है, तो ये किरचॉफ नियम के मुख्य उदाहरण हैं। तो दोस्तों आज ऊष्मा में यही इतना ही। ऊष्मा का अब ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। ऊष्मा में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चूंकि सिलेबस बहुत बड़ा है इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे प्रकाश को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रकाश फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।